चलिए बच्चों आगे चलते हैं, थोड़े बहुत सवाल और करते हैं। हालांकि हम काफ़ी हद तक बातें समझ गए थे कि कैसे कैसे कैपेसिटर चार्ज होता है। टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है तो वो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तब वो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है। ये बातें हम समझ गए थे। इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो सुनिए बच्चों, एक सवाल है कि आपके पास ये एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, और हमने इसको E पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है। अगर E पोटेंशियल तक चार्ज कर रखा है तो पक्की बात है कि इस वाली प्लेट पर चार्ज आ गया है EC और इस वाली प्लेट पर चार्ज आ गया माइनस EC। फिर मैंने क्या किया कि इस सारे के सारे अरेंजमेंट को एक दूसरी बैटरी के साथ लगा दिया। इस दूसरी बैटरी का EMF E नहीं है, E/2 है। और फिर हम लोगों ने ऐसे स्विच को ऑन कर दिया, इस कैपेसिटर को हमने इस E/2 की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इस E/2 की बैटरी से अगर कनेक्ट कर दिया तो चार्ज भागेगा, कूदेगा, फांदेगा, इधर उधर जाएगा, फिर वापस से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इस दौरान हो सकता है कि बैटरी कुछ वर्क डन करे, चार्ज दे ले, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ सवाल है ना। अब जब स्विच ऑन कर दिया उसके बाद कुल मिलाकर फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, दूसरा बेटा चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर ने कुल मिलाकर जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए उसमें कितना चेंज आया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू नो दैट कि पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना हीट लॉस्ट या हीट डिसिपेटेड है। थोड़ी देर बड़ा चार्ज जाएगा ऐसे इधर उधर, और चार्ज जाने के बाद फाइनली क्या होगा हम जानते हैं। फाइनली जिस तार में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है उस तार में फाइनल करंट आपका 0 हो जाएगा। जैसे ही फाइनल करंट 0 हो जाएगा, वी नो इट वेरी वेल कि अगर यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल अगर E/2 तो यहाँ का पोटेंशियल E/2, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का E/2 तो यहाँ का E/2। तो इस C कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E/2, और एक तरफ चार्ज आ जाएगा ऑफ कोर्स E/2 इंटू C, एक तरफ आ जाएगा माइनस EC/2। ठीक है। पहला सवाल, व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, बिल्कुल करेंगे। इस प्लेट पर चार्ज देखो, पहले इस प्लेट पर चार्ज था EC और अब इस प्लेट पर चार्ज है EC/2। तो कुल मिलाकर यहां से कुछ चार्ज भागा है, कुछ चार्ज भागा है, और जो भागा है दैट इज दिस माइनस दिस, माइनस किया तो दैट कम्स आउट टू बी EC/2। तो कुल मिलाकर बैटरी के हायर एंड के अंदर करंट गया है। इट मीन्स दैट बैटरी इज नॉट बिहेविंग लाइक सोर्स, इट इज बिहेविंग लाइक लोड। वर्क डन बाय बैटरी का सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज बैटरी का EMF कितना है मल्टीप्लाइड बाय बैटरी के पॉजिटिव एंड ने कितना चार्ज दिया है। बैटरी के पॉजिटिव एंड ने कितना चार्ज दिया है। बैटरी का EMF E नहीं बच्चों, E/2 है। बैटरी ने कितना चार्ज दिया है, सुनना बेटा, यहां पर EC/2 चार्ज आया है, इसका मतलब बैटरी ने माइनस EC/2 चार्ज दिया है। तो आप कह सकते हो चार्ज गिवन बाय बैटरी इज माइनस EC/2, और कुल मिलाकर बैटरी का जो वर्क डन आ गया दैट इज माइनस E²C/4। बैटरी का वर्क डन नेगेटिव आया है, आना भी चाहिए, कारण आप जानते हो कि बैटरी ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्रिएट ही नहीं की है, बल्कि बैटरी एक लोड की तरह बिहेव कर रही है और उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, और वो जो कंज्यूम की है उसको किस में कन्वर्ट किया होगा, उसने ऑफ कोर्स अपनी केमिकल एनर्जी अंदर कन्वर्ट किया होगा। लेकिन कुल मिलाकर बैटरी का वर्क डन नेगेटिव है, मुझे तो इस बात से मतलब है। दूसरा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा यू इनिशियल देखना, आप बोलोगे C कैपेसिटेंस की जो बैटरी है
वो ई पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज्ड है, तो हाफ सी ई स्क्वायर। फाइनल इज ऑफ कोर्स हाफ सी ई बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज सी ई स्क्वायर बाई 8। ये हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई। इनिशियल एनर्जी भी पता है, फाइनल एनर्जी भी पता है। मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द चेंज, एंड चेंज ऑब्वियसली मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड दैट इज ऑफ कोर्स सी ई स्क्वायर 1/8 माइनस 1/2। सी ई स्क्वायर तो ठीक है बेटा, 8 LCM 1 minus 4. I think change in potential energy is minus 3CE square by 8. ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगली बात कि सर हीट कैसे निकालोगे, बड़ा वही फॉर्मूला। हमने तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर रखा है कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बाकी बचा वो आपका हीट लॉस। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस सी ई स्क्वायर बाई 4, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस 3CE स्क्वायर बाई 8, प्लस बाकी बची वो आपकी हीट लॉस्ट। तो आप कह सकते हो कि हीट लॉस्ट इज बेसिकली ये इधर जाएगा, तो सी ई स्क्वायर 3/8 minus 1/4. I think that is CE square by 8. This is your heat loss. Calculation check करते हैं। I think this is CE square by 8. तो ये एक तरह से लास्ट वाला जो सवाल था ना, जो क्लास में कराया था, उसका ही एक तरह से रिपीटेशन है, उसी का एक तरह से अगला पार्ट है। बस लास्ट वाले बेटा मैंने ना इसको शायद उल्टी पोलरिटी से जोड़ दिया था, बड़ा इस बार मैंने E/2 से जोड़ दिया है। मोर और लेस वही कहानी। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी सोचेंगे, ठीक है, बिल्कुल, और बातें भी सोचेंगे और चीज़ें भी सोचेंगे। एक और सवाल करते हैं। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, सवाल ही बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है। ये रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम, ये आपके पास 20 ओम, दिस वन इज 5 ओम। ये एक कैपेसिटर है जो 2 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस है, और इधर से करंट आ रहा है बड़ा, लेट्स से 5 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है 10 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहां करंट जा रहा है 10 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इधर से करंट आ रहा है 10 एम्पियर, इधर से जा रहा है 5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इस तरह का अरेंजमेंट है। आपका जो कैपेसिटर है वो ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट में है, वो स्टेडी स्टेट में। सवाल है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पर कितना चार्ज है ये फाइंड आउट करें। ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है
ये भी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल कर लेंगे। ये सब बातें पता करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल लिखने, अगर पोटेंशियल लिख दे तो सारा काम बन जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पोटेंशियल हम मान लेते हैं 0 वोल्ट। जैसा आप जानते हैं हम कहीं भी 0 मान सकते हैं, 0 मानने में कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। 5 इधर से आया, 10 इधर से आया। कैपेसिटर अगर स्टेडी स्टेट में है, फुल्ली चार्ज, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। 5 and 10 कम्स आउट ऑफ 15, तो ऑफ कोर्स यहाँ से करंट गुजर रहा है 15 एम्पियर। 15 and 5 हो गया 20 में से 10 इधर चला गया, तो पक्की बात है कि यहां से गुजरेगा करंट 10 एम्पियर। यहां से करंट आया 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट यूं आया, 10 एम्पियर करंट यूं आया, कुल मिलाकर करंट आया 20 में से 5 इधर चला गया, तो इसमें से करंट गुजर रहा है 15 एम्पियर। ये 15 एम्पियर करंट ऐसे आ गया, वो फिर बढ़ गया होगा कैसे न कैसे, है ना। चलिए, अगर यहां का पोटेंशियल 0 है, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा कितना, IR 150 घटेगा। 0 में से 150 घटेगा तो यहां का पोटेंशियल आएगा -150 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, IR हो गया 200, 150 एंड 200 350। 150 में से 200 और माइनस करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया -350 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, IR 75 और घटेगा। 350 में से -350 में से 75 और घटाओ, मेरे ख्याल से यहाँ का पोटेंशियल आ गया -425। यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का -425। आई थिंक द पोटेंशियल डिफरेंस इज 425। सो द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑफ कोर्स CV। कैपेसिटेंस है आपके पास 2 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 425 वोल्ट्स। आई थिंक ये आ गया मेरे पास 850 माइक्रोकुलम। कैपेसिटर पर चार्ज है 850 माइक्रोकुलम, उसमें से यहां पर आना चाहिए +850 माइक्रोकुलम और यहां पर आना चाहिए -850 माइक्रोकुलम। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है कि इस कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड इज Q²/2C बोल दो, हाफ CV² लगा दो, एक ही बात है, दैट इज हाफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज इज कितना, 425 माइक्रो फैरेड इंटू वोल्ट का स्क्वायर तो जूल हो जाएगा। द आंसर विल बी इन माइक्रोजूल्स, आंसर विल बी इन माइक्रोजूल्स। 2 से 2 आपका कैंसिल, आंसर विल बी 425 का स्क्वायर माइक्रोजूल्स। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो आपकी है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज आगे चलते हैं बच्चों। ऐसी बातें अपन थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं, और बातें पता करते हैं। चलिए, चलो बच्चों, एक एग्जाम्पल है, थोड़ा केसीएल टाइप का सा एग्जाम्पल है। जिस तरह से हम लोगों ने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था, काफ़ी हद तक मोर और लेस उस पर एग्जाम्पल टाइप का सवाल है। सुनिएगा, आपके पास एक कैपेसिटर है, आपके पास 3 कैपेसिटर हैं। तीनों के तीनों कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज थे, फिर हमने इन तीनों कैपेसिटर को एक सर्किट में इस तरह से जोड़ दिया। तो इन पर हमें फाइनल चार्ज बताना है। ये कैपेसिटर है आपका
2 माइक्रोफेरेड, ये भी आपका 2 माइक्रोफेरेड, ये आपका 1 माइक्रोफेरेड। दिस वन इज 100 वोल्ट, दिस वन इज 100 वोल्ट एंड दिस वन इज 200 वोल्ट। वैसे तारों में रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इनिशियली all capacitors are uncharged। सारे के सारे जो कैपेसिटर हैं वो शुरुआत के अंदर अनचार्ज्ड, वो सारे के सारे अनचार्ज्ड, ठीक है। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, थोड़ी देर तक करंट बहेगा बहेगा बहेगा, फिर आप जानते हैं कि जब फाइनली सारे के सारे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो जिस जिस तार में कैपेसिटर है उस तार में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और आपको कैपेसिटर में से फाइनली चार्ज है वो निकालना है। तो सवाल लिखिए, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज बताओ। करते हैं कोशिश। देखिए, मैंने यहां पोटेंशियल 0 मान लिया, तो यहां पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0, तो यहां पोटेंशियल -200 वोल्ट। सर आपने कहा था इन तार में रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, हो तो सकते हैं। तो सर रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल में आपने सिर्फ ये 200 वोल्ट की क्यों सेपरेट किया? सर वो IR क्यों नहीं लिख रहे? जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस टाइम पर इस तार में, जिस तार में कैपेसिटर जुड़ा हुआ उसमें करंट 0 होगा, और अगर करंट 0 होगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 होगा। तो यहाँ पोटेंशियल 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ से यहाँ 200 घटेगा बैटरी का, तो -200। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट। अब एक चीज गौर करना, इस कैपेसिटर पर चार्ज लिखने के लिए मुझे इस कैपेसिटर के आजू बाजू पोटेंशियल पता होना चाहिए। आपको अगर सर यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का नहीं पता। इस कैपेसिटर पर चार्ज लिखने के लिए आजू बाजू पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ का पता है, यहाँ का नहीं पता। इस कैपेसिटर पर चार्ज लिखने के लिए आजू बाजू पोटेंशियल पता होना चाहिए। यहाँ का पता है, यहाँ का नहीं पता। तो मैंने ये सोचा कि काश मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पाऊँ, मैंने इसको x बोल दिया। अगर एक बार मुझे पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है, फिर तो मैं सवाल बड़े आराम से कर ही लूँगा। तो आप एक काम कीजिए, इन तीनों प्लेट्स को ज़रा गौर से देखिए। इन तीनों प्लेट्स को ज़रा गौर से देखिए। ये तीनों प्लेट सिर्फ और सिर्फ आपस में जुड़ी हुई है और किसी से नहीं जुड़ी हुई है। ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट तार से यूं जुड़ी हुई है, फिर यही वाला तार ये तीसरी प्लेट से यूं जुड़ा हुआ है। ये तीनों प्लेट पूरे के पूरे सिस्टम में सिर्फ आपस से जुड़ी हुई है। बाकी पूरी दुनिया से ये तीनों की तीनों जो प्लेट्स हैं ये आइसोलेटेड हैं। और अगर आइसोलेटेड हैं, इस बात का मतलब ये है कि इन तीनों प्लेट्स के पास जितना चार्ज पहले रहा होगा उतना ही चार्ज बाद में रहना चाहिए टोटल। इसके पास शुरुआत में 0, इसके पास शुरुआत में 0, इसके पास शुरुआत में 0। तो आप कह सकते हो कि अगर चार्ज कंजर्वेशन लगाओगे तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज तो तीनों प्लेट के पास मिलाकर 0 था। मुझे फाइनल चार्ज निकालना है। फाइनल चार्ज निकालना है इस प्लेट पे, निकाल देंगे CV। कैपेसिटेंस कितना है? 2। पोटेंशियल डिफरेंस सर 100 - x लिखूं या x - 100 लिखूं? तो सीधा फंडा है बेटा, इस प्लेट पे लिख रहे हो तो x - 100 लिखो, इस प्लेट पे लिख रहे हो तो 100 - x लिखो। भाई माइनस का अंदर तो रहेगा ही ना। तो इस प्लेट पर अगर लिख रहे हो तो x - 100, x - 100 प्लस इस प्लेट पे लिख रहे हो तो लिख दो CV। C कितना है? 1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्लेट पे लिख रहे होते हैं तो दिस माइनस दिस, इस प्लेट पे लिख रहे हो तो दिस माइनस दिस, x - -200। मेरे ख्याल से x + 200 आ गया होगा। चलिए बेटा, इस प्लेट पर अगर लिखना है CV, C कितना है? 2। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? इस प्लेट पर लिखना है तो x - 100, इस प्लेट पर अगर लिखना हो तो 100 - x। तो थोड़ा सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, इसलिए ठीक है। आप लिख सकते हो दैट इज x - 100
एंड वी नो दैट कि तीनों पर जो चार्ज है उसका समेशन क्या आना चाहिए, जो शुरुआत में चार्ज था उसका समेशन। शुरुआत में तीनों प्लेट के पास चार्ज था 0 0 0, तो समेशन शुड बी इक्वल टू 0। सॉल्व करना, मेरे पास आ गया 2x माइनस 200 प्लस x प्लस 200 प्लस 2x माइनस 200 एंड शुड बी इक्वल टू 0। हमारे पास 200 200 कैंसिल, 2x 3x 2x 5x एंड 5x शुड बी इक्वल टू 200 एंड x शुड बी इक्वल टू 40 वोल्ट। तो इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल है वो आपके पास 40 वोल्ट आ गया। अच्छी बात है। अब हम बड़े आराम से हर कैपेसिटर पर चार्ज बता सकते हैं। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 माइनस 40 दैट इज 60। 60 इंटू 2 कितना 120। तो इस कैपेसिटर पर चार्ज आ गया Q इज इक्वल्स टू CV। C है 2 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल है 60 वोल्ट। आई थिंक दैट कम्स आउट बाय 60 माइक्रोफेरेड इंटू वोल्ट इज कूलम्ब 120। किधर प्लस किधर माइनस, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर प्लस 120 माइक्रोकूलम्ब, यहां पर माइनस 120 माइक्रोकूलम्ब। फेयर इनफ। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दिस माइनस दिस, 40 माइनस माइनस 200 दैट इज 240। 240 इंटू 1 कितना हो गया 240। तो ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर चार्ज आ गया प्लस 240 माइक्रोकूलम्ब, यहां पर माइनस 240 माइक्रोकूलम्ब। आगे चलिए, 40 माइनस 100 पोटेंशियल डिफरेंस आई थिंक 60। 60 इंटू 2 कम्स आउट बाय 120, तो 120 माइक्रोकूलम्ब चार्ज होना चाहिए। कहां पर हायर कहां पर लोअर, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहां पर प्लस 120 माइक्रोकूलम्ब, यहां पर माइनस 120 माइक्रोकूलम्ब। जैसा आप देख सकते हो इसका 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 तीनों का मिलाकर सम वापस से कितना हो रहा है 0। फिर से तुम मुझसे पूछ ले कि हर कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर्ड है, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कितना कितना चार्ज स्टोर है। कोई पूछ ले कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हम सारे बड़े आराम से एनर्जी भी लिख सकते हैं, चाहे Q²/2C फॉर्मूला लगाओ चाहे हाफ CV² लगाओ। थोड़ा सा आपको बोर करूंगा, यही वाला सवाल फिर से रिपीट पूछ रहा हूं आप लोगों से, यही वाला सवाल आप लोगों से रिपीट पूछ रहा हूं, दोबारा पूछ रहा हूं। सवाल ऐसा है, आपके पास ऐसे 3 कैपेसिटर हैं, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड एंड दिस वन इज 4 माइक्रोफेरेड। दिस वन इज 100 वोल्ट, दिस वन इज 200 वोल्ट, this one is also 200 volt. Initially all the capacitors were uncharged. Same कहानी बेटा, initially all capacitors were uncharged. Find final charge on each कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज कितना होगा। मोर और लेस बेटा वही कहानी है, सेम कहानी है, और आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। मैं काफ़ी हद तक बड़ा वो करा चुका हूँ,
इस तरह का सवाल, एग्जैक्टली ऐसे सवाल मैंने आपको करंट में भी कराए थे। चलिए बच्चों, मैं करूं? चलो करता हूं। इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल मान लिया 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 200 वोल्ट। यहां का 0 वोल्ट तो यहां का 0 वोल्ट, यहां का 0 वोल्ट तो यहां का 0 वोल्ट, यहां का 0 वोल्ट तो यहां का 100 वोल्ट। ठीक है, यहां का पोटेंशियल पता नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं कि यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं x। यहां का पोटेंशियल अगर x, तो यहाँ का भी x, यहाँ का भी x। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? 200। तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा x माइनस 200। आपने नोटिस किया होगा कि हमने हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की कोशिश की है। इधर 100, इधर x, इधर x, इधर 200, इधर x माइनस 200, इधर 0, ऐसे लिखने की कोशिश तो की है। लेकिन हमें x नहीं पता। अगर x पता होता तो शायद हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाते। देखिएगा, इन तीनों कैपेसिटर्स को जरा गौर से देखो। शुरुआत में इसके पास, इसके पास और इसके पास, इस कैपेसिटर की ये प्लेट, इस कैपेसिटर की ये प्लेट और इस कैपेसिटर की ये प्लेट, ये तीनों आपस में ऐसे तार से जुड़ी हुई है। और अगर तार से जुड़ी हुई है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि तीनों के पास कुल मिलाकर इनिशियल चार्ज 0 था नेट, तो फाइनल चार्ज भी 0 होना चाहिए नेट। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर इस बार सर बैटरी भी तो है, सर बैटरी भी तो चार्ज देती लेती है। लेकिन हम बैटरी के बारे में एक बात जानते हैं कि बैटरी जितना चार्ज देगी उतना ही चार्ज तो लेगी। तो इस वाली प्लेट से जितना चार्ज खींचेगी उतना ही चार्ज ऑफ कोर्स इन दोनों प्लेट्स पर बांट देगी, है कि नहीं? तो इतना तो तय है ना कि इस पर चार्ज प्लस इस पर चार्ज प्लस इस पर चार्ज, सबका जो समेशन है वो तो आपका 0 आना चाहिए, वो तो बड़ा आपका 0 आना चाहिए। तो अभी भी आप कह सकते हो कि सर मैं इन तीनों पर चार्ज कंजर्वेशन लगा सकता हूं, भले ही बीच में बैटरी लगी हुई हो, चार्ज कंजर्वेशन तो अब भी लग जाएगा। चार्ज ऑन दिस प्लेट कैन बी रिटन एज x माइनस 100 इंटू 2 प्लस इस वाले प्लेट पर x माइनस 200 इंटू 2 प्लस इस वाले प्लेट पे चार्ज x माइनस 200 माइनस 0, वो तो x माइनस 200 ही आ गया, इंटू 4 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 2x माइनस 200 प्लस 2x माइनस 400 प्लस 4x माइनस 800 शुड बी इक्वल टू 0। 8x शुड बी इक्वल टू, बेटा देखना, 1400 और x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1400 अपॉन 8। फोर्टीन 100 अपॉन 8, बड़ा 4 से गया तो 350, 350 अपॉन 2, 350 अपॉन 2 इज आई थिंक 175। ये मेरा आंसर आ गया 175। यहां का पोटेंशियल अगर 175 आ गया तो अब हमें हर कैपेसिटर पर चार्ज लिखना आता है। इस कैपेसिटर के एक तरफ पोटेंशियल 175, एक तरफ पोटेंशियल 100, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 75 वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफेरेड चार्ज आ गया 150 माइक्रोकूलम। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। यहां पर प्लस 150 माइक्रोकूलम, यहां पर माइनस 150 माइक्रोकूलम। 200 यहां पर, 175 यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 25।
25 इंटू 2 कितना हो गया 50। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। दिस इज 50 माइक्रोकुलम, दिस इज -50 माइक्रोकुलम। x माइनस 200, 175 माइनस 200 इज -25। यहाँ का पोटेंशियल -25, यहाँ का 0। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। यहाँ पर -100, यहाँ पर +100। इसका सम शुड बी इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो तीनों का सम तो 0 है। हमने बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से सारी की सारी बात सॉल्व कर ली है। जब मैंने सॉल्व तो कर ली है, सॉल्व करते करते मैंने इक्का दुक्का बात भी सिखाई है, लेकिन मेरा कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो कहेगा कि सर आपने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बात बताई थी हम लोगों को, और वही बताई थी कि कोई से भी दो एलिमेंट अगर सीरीज में है तो आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। इंटरचेंज कर सकते हो, इस बात का मतलब ये है कि आप कैपेसिटर को तो यहाँ लगा सकते हो और चाहो तो बैटरी को यहाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। और अगर ऐसे लगा दिया तो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे पिछले वाला सवाल का था। तो सर ये तो सॉल्व करना और आसान हो जाएगा, बिल्कुल और आसान हो जाएगा। करना चाहो कर सकते हो। तो कोई से भी दो एलिमेंट अगर वो सीरीज में है तो यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशंस इफ इट मेक्स योर प्रॉब्लम टू बी द इजियर वन। ऐसा करने से अगर आपको लगता है कि चीजें आसान हो रही तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आगे चलिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। हाँ बेटा, और बातें सीखते हैं, और बातें सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, कहाँ कहाँ बेटा इनको और डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा और बातें सुनिए बेटा। नेक्स्ट इज, मान लीजिए कि सिचुएशन आपके पास इस तरह से है, ये एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस आपके पास 5 माइक्रोफैरेड है, और इस प्लेट पर चार्ज है 20 माइक्रोकुलम, और इस वाली प्लेट पर है -20 माइक्रोकुलम चार्ज। ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, इस प्लेट पर चार्ज -40 माइक्रोकुलम चार्ज है, इस वाली प्लेट पर +40 माइक्रोकुलम चार्ज। यहां पर एक स्विच है, और आपके पास एक बैटरी है ऐसे, 100 वोल्ट की बैटरी। तारों में रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में इस कैपेसिटर के पास है ये कैपेसिटेंस, ये चार्ज, ये कैपेसिटेंस, ये चार्ज। ये कहानी बिल्कुल शुरुआत की नहीं। फिर मैंने क्या किया कि t = 0 पर ये स्विच ऑन किया और ये वाला स्विच भी ऑन किया। जैसे ये वाला स्विच ऑन किया, थोड़ी देर तक करंट बहेगा बहेगा बहेगा, उसके बाद आपके फिर से दोनों के दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जैसे दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएंगे, आप जानते हो तार में करंट जाना हो जाएगा बंद। तो उस टाइम पर दोनों के दोनों कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज होगा ये हमें निकालना है। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बड़ा हर कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज कितना है सोचते हैं। फाइनली जब दोनों के दोनों बड़ा आपके ये स्विचेस ऑन हो गए हैं, थोड़ी देर तक करंट बहेगा। करंट बहते 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 बड़ा कभी ना कभी आपका करंट 0 हो जाएगा। 0 होना तय है, क्योंकि जिस तार में आपका कैपेसिटर होता है उस तार में आपका फाइनल करंट 0। कैपेसिटर्स गेट फुल्ली चार्ज्ड एंड व्हेन कैपेसिटर्स गेट फुल्ली चार्ज्ड देन करंट बिकम्स 0। मान लीजिए कि बैटरी ने कुल मिलाकर चार्ज दिया है Q। अगर चार्ज दिया है Q तो इस वाली प्लेट पर चार्ज आ गया 20 + Q।
यहाँ पर चार्ज Q आया है तो यहाँ से Q भागा है, तो यहाँ पर आ गया -20 माइनस Q। ठीक है ना, वही Q चार्ज भागा 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 यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ पर चार्ज ऑफ कोर्स आ गया -40 प्लस Q। वही चार्ज यहाँ से भाग गया तो यहाँ पर चार्ज आएगा +40 माइनस Q। वही Q चार्ज चलते चलते बैटरी के लोअर एंड पे आ जाएगा। वो हम जानते हैं बैटरी अपने हायर एंड से जितना चार्ज देगी लोअर एंड पे उतना ही चार्ज वापस आ जाएगा। अब जरा सोचो तो इन प्लेट्स पर फाइनली कितना चार्ज है ये पता करने के लिए मुझे Q पता करना है। तो कितने अननोन है? एक। उनको सोल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? एक। एंड दैट इक्वेशन इज KVL। हम हल्का फुल्का KCL तो लगाना सीख ही गए थे अभी लास्ट वाले सवालों के अंदर, अब KVL लगाओ। चलिए KVL याद कीजिए, यहां से चलो, चलते 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 बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना? 100। आगे चलो, चलते 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 कैपेसिटर की इस प्लेट से इस प्लेट तक जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मैंने याद करा रखा आपको कि जब भी कैपेसिटर में एक प्लेट से कूदकर दूसरी प्लेट पे आओ तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखना, माइनस, सिखा रखा है बेटा, याद भी कर रखा है, माइनस पहली वाली प्लेट पर चार्ज डिवाइड बाय C। सिंपल। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां से यहां कूदो, सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? माइनस पहली वाली प्लेट पर चार्ज डिवाइड बाय C शुड बी इक्वल टू 0। डायमेंशंस का बड़ा यूनिट्स का कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये माइक्रो कुलाम में है, बड़ा ही माइक्रो फेरेड में है, तो माइक्रो माइक्रो क्या हो जाएगा? कैंसिल। कुलाम पर फेरेड क्या होगा? वोल्ट। तो ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है, तो कोई खास लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास आ गया 100 -4 माइनस Q/5 +4 माइनस Q/10 शुड बी इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल और हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल्स टू Q/5 प्लस Q/10। 10 तो आ गया एलसीएम, दैट इज 2Q प्लस Q। तो मेरे पास आ गया 3Q इज इक्वल्स टू 1000, तो Q कम्स आउट टू बी 1000/3 माइक्रोकूलम। ये हमारा आंसर तो नहीं है, ये तो सिर्फ ये है कि ना बैटरी ने कितना चार्ज दिया। सवाल में तो ये पूछ रहा है, बताओ कैपेसिटर्स पर कितना कितना चार्ज है। तो इस कैपेसिटर पर तो चार्ज आ गया 20 प्लस 1000/3, निकाल लो कितना है, 1060/3 माइक्रोकूलम। यही है ना। उस पर कितना आएगा? उस पर आएगा -40 प्लस 1000/3, दैट इज -120 ये बड़ा क्या आंसर्स। आई होप हल्का फुल्का केवीएल लगाना सीखे होंगे। मेन चीज़ ये भाई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की आदत पड़ चुकी है, बैटरी के अक्रॉस लिखने की आदत पड़ चुकी है। अब किसकी आदत डालनी है? कैपेसिटर पे। कैसे लिखनी है? एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जब कूदोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज आएगा वो आएगा माइनस जिस प्लेट से कूदे उस पर चार्ज डिवाइड बाय C। बस बहुत है, ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, सवाल करने की जरूरत है। लिखा रखा है बेटा आपका ना, नोट्स वोट्स में आपके बिल्कुल प्रॉपर है, आप चिंता मत करो। चलिए बच्चों, एक सवाल और कर लो। ये तो मैंने कराया, ऐसा ही आप भी एक कर लो। चलिए बच्चों, एक छोटा सा सवाल आप करो। आपके पास इस तरह से कुछ कैपेसिटर्स हैं,
ये लीजिए बेटा, ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटर भी 2 माइक्रोफेरेड, और ये कैपेसिटर बेटा लेट से 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, चार्जेस बेटा शुरुआत में इनके पास हैं थोड़े बहुत। दिस वन हैज चार्ज 10 माइक्रोकूलम, दिस वन हैज -10 माइक्रोकूलम, दिस प्लेट हैज चार्ज -20 microcoulomb, this one is +20 microcoulomb. This one plate has charge +20 microcoulomb, this one has -20 microcoulomb charge. Fair enough. This potential is basically 20 volt. This battery has potential EMF 20 volt. हमने t = 0 पर सारे स्विच ऑन कर दिए। t = 0 पर सारे के सारे स्विच ऑन कर दिए। सवाल वही है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज कितना है ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना। आगे चलिए बच्चा, चलिए जैसे ही हमने इस स्विच को ऑन किया, इन स्विच को ऑन करते ही थोड़ी देर तक सर्किट में करंट जाएगा। करंट जाने के बाद फाइनली करंट घटते 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 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तार में कैपेसिटर लगा होना उसमें फाइनल करंट तो 0 होना है। तब तक मान लीजिए कि बैटरी ने क्यू चार्ज दे दिया। सर ऐसा नहीं हो सकता कि बैटरी के पास चार्ज आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। पता लगा कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा और कैपेसिटर ने चार्ज दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, आप तो बिल्कुल बेफिक्र होकर मान लो। यहाँ से क्यू दौड़ा दौड़ा यहाँ गया, तो इसके पास चार्ज आ गया 10 + क्यू। यहाँ से Q भाग गया तो यहाँ का चार्ज आ गया -10 - Q। ये Q चार्ज दौड़ते दौड़ते यहाँ पर आया और यहाँ पर चार्ज आ गया -20 + Q। यही Q चार्ज यहाँ से भागा तो यहाँ का चार्ज हो गया है 20 - Q। वही Q चार्ज भागा यहाँ पर आया तो यहाँ पर चार्ज आ गया 20 + Q। तो यहाँ पर चार्ज है -20 - Q, और वही Q चार्ज दौड़ता हुआ ठीक है। अब हर प्लेट पर कितना चार्ज है ये पता करने के लिए कितने अननोन है? आप बोल सर एक ही अननोन है, क्यू। अगर ये स्मॉल क्यू पता लग गया फिर तो सर मुझे पता है कि हर प्लेट के पास कितना कितना चार्ज है। तो अब क्या करें? एक अननोन के लिए एक इक्वेशन, कौन सी? केवीएल लगाते हैं। चलिए यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलते जाओ कैपेसिटर की इस प्लेट से इस प्लेट तक जाओगे तो पोटेंशियल का चेंज आएगा माइनस, इधर से इधर आ रहे हो तो पहली वाली प्लेट पर चार्ज डिवाइड बाय सी, तो 20 + Q / 4। चलते जाओ, लोअर से हायर जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा 20। चलते जाओ, यहां से यहां जाऊंगा तो माइनस पहली वाली प्लेट पर चार्ज डिवाइड बाय सी। चलते जाओ, पहली वाली माइनस ऑफ पहली वाली प्लेट पे चार्ज -20 + Q / 2। चलते बेटा वहीं पहुंच गए, सबका समेशन शुड बी इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज -5 -Q/4 + 20 -5 -Q/2
प्लस 10 माइनस क्यू बाई 2 शुड बी इक्वल टू 0. -5 माइनस 10 एंड प्लस 10 दैट इज 0. मेरे पास आ गया क्यू बाई टू दैट इज क्यू प्लस क्यू बाई 4 दैट इज क्यू प्लस क्यू बाई 4 should be equal to 20. That gives me, sorry, q by 4. That gives me 5 q by 4. I think q comes out to be 16 microcoulomb. ये हमारा आंसर आ गया बेटा. और जैसे 16 माइक्रोकूलम आ गया, यहाँ पर चार्ज आ गया है, सॉरी q इज 16 प्लस 10, इस पर चार्ज आ गया 26 माइक्रोकूलम, -20 प्लस 16, तो इस वाले प्लेट पर चार्ज आ गया -4 माइक्रोकूलम, इस वाले प्लेट पर आ गया +4 माइक्रोकूलम चार्ज. और इस पर बड़ा ऑफकोर्स 20 प्लस क्यू दैट इज 36 माइक्रोकूलम चार्ज. अगर चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछे ना, थोड़ा पॉजिटिव वाला बोलते हैं, ठीक है. हालांकि हम जानते हैं इस प्लेट पर नेगेटिव, इस प्लेट पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला चार्ज बोलते हैं. तो इस पर 26 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पर 4 माइक्रोकूलम चार्ज और इस पर आपका 36 माइक्रोकूलम चार्ज. तो हर कैपेसिटर पर हमें चार्ज एग्जैक्टली पता है. आई होप दैट्स ओके. इस तरह के सवाल में अगर कोई हमसे हीट लॉस पूछ लेगा, वो भी निकाल देंगे. हमें बोलेंगे कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस. उससे आपका आंसर अगर कोई हमसे पूछ ले कि हीट लॉस कितना होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं. आगे चलिए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे. नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा. कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स. जिस तरह से हम लोगों ने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, वैसे हम कुछ कॉम्बिनेशंस कैपेसिटर के भी पढ़ेंगे. हालांकि हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कारण भी है क्योंकि जैसा बड़ा वहाँ था मोर और लेस, वैसा से कहानी यहाँ पर आएगी. लेकिन ज़्यादा बड़ा कारण ये है कि है ना, बहुत ज़्यादा कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में सवाल नहीं पूछते. तो मेन चीज़ यहाँ पर सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज ही है. हालांकि जैसी सिमेट्री वहाँ पर थी वैसी सिमेट्री यहाँ भी आ सकती है. जैसे सीरीज पैरेलल के सवाल वहाँ थे, वैसे सीरीज पैरेलल के सवाल यहाँ पर भी होंगे ही होंगे. ठीक है, तो चलिए सुनते हैं. सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ कैपेसिटर्स सीरीज में तब होंगे जब सारे के सारे एंड टू एंड जुड़े हों. दे मस्ट बी कनेक्टेड एंड टू एंड. बड़ा एंड टू एंड का अर्थ आप जानते ही हो, एक खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू. एंड टू एंड जुड़े होने चाहिए. साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि उन सब पर चार्ज सेम होना चाहिए. कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होना चाहिए. चार्ज मस्ट बी सेम. जैसे कि इस तरह के कैपेसिटर है, सब पर अगर ऐसे हो कि Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, तो इसका मतलब सारे के सारे सीरीज में है. एंड टू एंड तो जुड़े हुए हैं, ये खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू. लेकिन अगर मान लो कि एंड टू एंड तो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पर चार्ज Q है, एक पर चार्ज 2Q है, एक पर चार्ज 3Q है, तो क्या ये सब सीरीज में है क्या? नहीं, बिल्कुल सीरीज में नहीं है. तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन वालों को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आप पढ़ा दोगे अभी कि उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा, सर आप पढ़ा दोगे.
ये जो ऐसे कैपेसिटर हैं जो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं लेकिन चार्ज सेम नहीं है, सर ये भी हम इन पर भी हम चार्जेस वगैरह निकाल सकते हैं क्या? इनको भी हम पढ़ सकते हैं कि इनको हम एनालाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर कब पढ़ाओगे ये? बड़ा पढ़ाओ दिया। पिछले दोनों सवाल जो थे वो चेक कर लो। पहले वाले सवाल के अंदर दो कैपेसिटर एंड टू एंड जुड़े हुए थे। अगले वाले में 1 2 3 जने एंड टू एंड जुड़े हुए थे। इन तीनों पर चार्ज अलग अलग था, इसलिए हमने कोई सीरीज पैरेलल जैसे नाम ही नहीं लिए, फिर भी हमने सब कुछ बड़े बढ़िया सवाल कर लिया। तो ऐसा नहीं कि सीरीज पैरेलल आता होगा तभी सवाल कर पाएंगे। अगर कोई सिस्टम सीरीज पैरेलल में नहीं है तब भी हम KCL KVL वगैरह से कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर आंसर्स तो निकाल लेंगे। तो इनको हम सीरीज में नहीं कहेंगे, इनको एनालाइज करना, इनको सॉल्व करना, इनके सारी की सारी कहानी गढ़ना सब हमें बढ़िया तरीके से आता है, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। तो किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वगैरह निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, सुनिएगा। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई डब्बा है और इस डब्बे का मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो एक काम करो, इस डब्बे को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ऐसी बैटरी से कनेक्ट कर दो जिसका वोल्टेज है V, और मान लीजिए कि इस डब्बे ने कुल मिलाकर इस बैटरी से चार्ज खींचा Q, बस Q चार्ज खींचा टोटल। तो आप इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हो कि इस बैटरी से कितना चार्ज खींचा पर यूनिट बैटरी का EMF। बस दिस इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर कैपेसिटर चाहे सीरीज में पड़े हों, चाहे पैरेलल में पड़े हों, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज हो, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो ना हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज V वोल्ट की बैटरी से तुमने कितना चार्ज खींचा पर यूनिट बैटरी का EMF, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नथिंग मोर देन दैट, है कि नहीं। चलिए, ये हमने डिफाइन कर दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर भी मैं एक बार ऐसे वर्ड्स में अगर बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इकलौता कैपेसिटेंस है जो बहुत सारे कैपेसिटेंसेस को रिप्लेस कर रहा है, और वो एग्जैक्टली बैटरी से उतना चार्ज खींच रहा है जितना चार्ज सारे के सारे कैपेसिटर मिलके खींच रहे थे, और वो इकलौता कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर है वो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी स्टोर कर रहा है जितने सारे के सारे कैपेसिटर मिलके स्टोर कर रहे थे। तो ये ठीक है ना, आप कह सकते हो एक तरीके से कि बहुत सारे कैपेसिटर्स को इकलौता कैपेसिटर रिप्लेस कर रहा है कि नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कुछ ना कुछ कैपेसिटर हैं, वो सारे के सारे इनिशियली अनचार्ज्ड है। चलिए मैंने 3 ले लिए, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3, सारे के सारे इनिशियली अनचार्ज्ड है। मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। इस सारे अरेंजमेंट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, और मान लीजिए कि उस बैटरी का जो EMF है वो V है। मान लीजिए बेटा इस बैटरी से Q चार्ज यूँ आया, Q चार्ज यूँ आते आते यहाँ पर Q, वही Q चार्ज यहाँ से भागेगा तो यहाँ पर -Q, वो Q चार्ज दौड़ते यहाँ पर, तो यहाँ पर Q, तो यहाँ पर -Q, ये वाला Q चार्ज दौड़ते यहाँ पर -Q, ये वाला Q चार्ज दौड़ते ये Q वगैरह निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आपको सिर्फ और सिर्फ KVL लगाना है, लगाइए तो सही, सब हो जाएगा। यहाँ से चलते बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना पोटेंशियल बढ़ेगा? V। चलते जाओ, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाय C। चलते जाओ माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाय C। चलते जाओ माइनस पहली वाली प्लेट पे चार्ज डिवाइड बाय C, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। मैं इसमें लिख सकता हूं V बाई Q इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेटा इस V बाई Q को हम क्या लिख सकते हैं?
Q बाई V को हम लोगों ने क्या लिखा था, C इक्विवेलेंट, तो V बाई Q को हम क्या लिख देंगे 1/C इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं दिस इज 1/C इक्विवेलेंट। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का फॉर्मूला आ गया। सर ये फॉर्मूला तो वही आ गया जो रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल में आया करता था। बेटा बिल्कुल, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ पर सीरीज में है। कोई दिक्कत थोड़ी इस बात से, आपको दिक्कत है भी तो आप कुछ कर नहीं सकते, यही रहेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर मुझे दिक्कत है सर चेंज कर दो, उसको चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। आई होप दैट्स ओके। एक और बात, मान लो कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस कैपेसिटर के अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। तो मैं कह सकता हूं V1 इज ऑफ कोर्स Q बाई C1, V2 इज ऑफ कोर्स Q बाई C2 एंड V3 इज ऑब्वियसली Q बाई C3। कुछ नोटिस किया? Q तो सेम ही आना था, सीरीज में थे, चार्ज सेम होना है। पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंसेस है। तो आप कह सकते हो कि V1 इज टू V2 इज टू V3 इज 1/C1 इज टू 1/C2 इज 1/C3। ये पोटेंशियल्स के रेशियो है, ये बड़ा आपके पोटेंशियल्स के रेशियो। सर एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो? बिल्कुल। पहले वाले कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की? पहले वाले कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की? फॉर्मूले दो लगा सकता हूं मैं, हाफ CV² भी और Q²/2C भी। लेकिन मेरे बच्चे बोले सर Q²/2C लिखाओ, क्योंकि Q यहाँ Q यहाँ Q यहाँ सर सेम है, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। बिल्कुल, इसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी Q²/2C1, सेकेंड वाले के पास एनर्जी स्टोर्ड होगी Q²/2C2 और थर्ड वाले के पास एनर्जी स्टोर्ड होगी Q²/2 टाइम्स C3। कुछ नोटिस किया कि अगर कोई मुझसे U1 इज टू U2 इज टू U3 पूछेगा तो मैं जवाब दे दूंगा कि 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट तब के हैं जब ये सारे के सारे सीरीज में हो, तब ये रिजल्ट है। याद रहे तो अच्छी बात, ना याद रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बोल देना कि सर मुझे फॉर्मूला याद है Q²/2C, सर Q सब में सेम है, देख लूंगा कि सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगली बात, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर नेट एनर्जी कितनी स्टोर की है, तो मैं कहूँगा तीनों को ऐड कर, U1 प्लस U2 प्लस U3 तीनों को ऐड कर, तो Q²/2 तो बाहर आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। U नेट मैं ऐसे लिख दूं कि U नेट इज Q²/2। ये जो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, इसको मैं 1/C इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। तो सर इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर कुल मिलाकर उतनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं जितना हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर अकेला कर सकता है। यही तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फंडा था कि वो कैपेसिटेंस जो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी और उतना चार्ज स्टोर कर सके जितना सारा का सारा सिस्टम मिलाकर स्टोर कर रहा है। आई होप इट विल वर्क। इतनी सारी बातें बेटा अपन सीख गए, इतनी बातों से काम बन जाएगी। मेन चीज बेटा आपकी यही है। एक बात तो बेटा, अगर मान लो कि सिर्फ दो ही कैपेसिटर हुए, ये अगर C1 है और ये अगर C2 है, तो आप कह सकते हो कि 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। तो आप ये भी कह सकते हो कि C इक्विवेलेंट इज बेसिकली C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सिर्फ दो है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। हालांकि ये सब आपको पहले से रेजिस्टेंस वगैरह में भी याद तो है। चलिए बच्चों, ये बात हुई हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन की। एक सवाल भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का फील भी आ जाएगा इस बात का कि एग्जैक्टली हमने जो बातें पढ़ी हैं वो न्यूमेरिकली भी बड़े आराम से सेटिस्फाई कर रही हैं।
तो सुनो, चलिए बच्चों, आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, इनिशियली अनचार्ज्ड है, मैं लिख नहीं रहा बेटा, आप लिख लेना लिखना चाहो। ये कैपेसिटर 1, ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 3। दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, दिस इज 6 माइक्रोफैरेड, दिस इज 12 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उस बैटरी का वोल्टेज मेरे पास है 20 वोल्ट। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। सर कौन से कैपेसिटर पूछ रहे हो? एक ही बात है बेटा, सब पे सेम ही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड by each capacitor, net energy stored। ये इतना सा काम है बेटा, कर दीजिए, छोटा सा काम आपके लिए, कौन सा भारी काम है कि नहीं बच्चों? चलिए पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इनिशियली अनचार्ज्ड है तो बैटरी ने बेटा कोई ना कोई चार्ज दिया होगा। यहाँ पर Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर -Q, यहाँ पर Q, यहाँ पर -Q। तो तीनों कैपेसिटर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और सब पर चार्ज किसी भी टाइम पर सेम रहेगा। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि दे आर इन सीरीज। इफ दे आर इन सीरीज द फॉर्मूला इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। I think C equivalent comes out to be 2 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब मैं इन तीनों कैपेसिटर को एक इकलौते कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं, एक ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड हो। ये कैपेसिटर इस बैटरी से उतना ही चार्ज खाएगा जितना ये तीनों मिलकर खा रहे थे, और ये कैपेसिटर एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी स्टोर करेगा जितने ये तीनों मिलकर कर रहे थे। तो पहला काम तो हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब मुझसे पूछा गया है कि बताओ कि कितना चार्ज आएगा हर प्लेट पे। बहुत आसान काम है। Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज है आपका 20 वोल्ट, आई थिंक दैट इज 40 माइक्रोकुलम। तो बैटरी से कुल मिलाकर 40 माइक्रोकुलम का चार्ज गया है। वो 40 माइक्रोकुलम चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ पर 40 आएगा, यहाँ 40 आएगा, तो यहाँ पर -40 माइक्रोकुलम। वो 40 भागा भागा यहाँ पर, तो ये 40, ये -40, वो 40 भागा भागा यहाँ पर, ये 40 यहाँ पर, ये 40 यहाँ पर, वो 40 चलते चलते। इस पर भी आप 40 मान सकते हो। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर? पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 इज Q/C 10 माइक्रोकुलम अपॉन माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 40/6 दैट इज 20/3। V3 is 40/12 या फिर 10/3।
आई होप दैट्स ओके। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर? पहले वाले कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की? मर्जी बेटा आपकी, चाहो तो आप हाफ CV² फॉर्मूला लगा दो, चाहे Q²/2C लगा दो, एक ही बात है, भरोसा रखो एक ही आंसर आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। कोई बच्चा कहते हैं कि सर Q²/2C करके दिखाओ, तो चार्ज है आपका 40 माइक्रोकुलम, 40 माइक्रोकुलम अपॉन 2 टाइम्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 4 से बेटा ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, आई थिंक इट कम्स आउट विद 200। ये जो कुलाम का स्क्वायर अपॉन फेरेड है, ये तो SI यूनिट है, जूल आ जाएगा, 1 माइक्रो बच जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे पास आंसर आ गया 200 माइक्रो जूल्स। कोई बच्चा बोलते सर ये हाफ CV² से भी आएगा क्या? अरे भाई क्यों नहीं आएगा, ढंग से लगाओ तो सब आएगा, हाफ CV² लगा दो, तो मेरे पास आना चाहिए हाफ CV²। हाफ ठीक है, कैपेसिटेंस बोलिए बेटा कितना है इसका, 4 माइक्रोफेरेड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 वोल्ट है ना, तो 10 वोल्ट का स्क्वायर, ये आपका 2 आ गया, 100 ठीक है, फेरेड इनटू वोल्ट का स्क्वायर तो जूल हो गया, 1 माइक्रो बचा वही है, तो 200 जूल्स। तो आपकी मर्जी है बेटा, हर तरीके से आपके आंसर आएंगे, ऐसे नहीं कि बेटा एक तरीके से अगर लगाओगे तो एक तरीके से आंसर आएगा, दूसरे तरीके से अगर लगाओगे तो दूसरे तरीके से आंसर नहीं आएगा, है कि नहीं? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया, सब कैपेसिटर्स के पास एनर्जी निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। दूसरे के पास कितनी आएगी? अरे बेटा वही फॉर्मूला यार, Q²/2C, हाफ CV², जो अच्छा लगता है वो लगाओ ना आपको। मुझे Q²/2C अच्छा लग रहा है, Q²/2C। Q कितना है? 40 माइक्रोकुलम इंटू 40 माइक्रोकुलम अपॉन 2 टाइम्स। So what's the capacitance here? I think the capacitance is 6 microfarad. माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 2 से ये 20, this is 3, this is 20, I think this is 400/3 microjoules. Third one will have energy Q²/2C, that is 40 microcoulomb into 40 microcoulomb upon 2 times 12. I think it has comes out to be 200/3 microjoules. What is the net energy stored? Net energy stored is a summation of all these. 200, 400/3, 200/3. That is, I think 200/3, 400/3, 600/3, that is 200, 200 and 400. The net energy stored by all the capacitors is 400 joules. The net energy stored is 400 joules. हम अलग अलग कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की उसको जोड़ें, इसकी बजाय हम नेट एनर्जी स्टोर्ड एक तरीके से और निकाल सकते हैं। नेट एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी उसको हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, उसको ऐसे निकाल सकते हैं कि नेट एनर्जी स्टोर्ड इज Q² अपॉन 2 टाइम्स C इक्विवेलेंट। Q² 40 माइक्रोकुलम इंटू 40 माइक्रोकुलम अपॉन 2 टाइम्स, बड़ा व्हाट्स द कैपेसिटेंस? 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 10, दैट इज 400 माइक्रो कुलाम का स्क्वायर अपॉन फैरेड, दैट इज ऑफ कोर्स माइक्रो जूल्स। सो द आंसर इज 400 माइक्रो जूल्स। दिस इज द आंसर। आई होप इट विल वर्क। आगे चलते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज में सारी कहानी बेटा बिल्कुल आसान है, एंड एज यू सो कि रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला था उसका उल्टा हो गया। रेजिस्टेंस के अंदर जो फॉर्मूला पैरेलल में था वही फॉर्मूला यहाँ पर आपका सीरीज में। बाकी ठीक है, बाकी कहानी आपको याद रहे ना रहे, सिर्फ इतना याद रख लो कि चार्ज सेम होगा तो
पोटेंशियल डिफरेंस तो Q बाई सी हो गया हर कैपेसिटर के अक्रॉस, तो Q तो सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2 से अच्छा रहेगा। Q हर बार सेम है, तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो लॉजिक से सोच सकते हो हर बात, है ना, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का वही कंडीशन है जो पहले था, दैट वाज कि कोई भी दो एलिमेंट के अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं। सो आई कुड से कैपेसिटर्स शुड हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम रहने चाहिए, तो हम उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। ठीक है, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो मान लेते हैं कि इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। कुल मिला के इस बैटरी से Q चार्ज आया ऐसे, और वो Q चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां पर Q1, यहां पर Q2, यहां पर Q3, यहां -Q1, यहां -Q2, यहां -Q3। कुल मिलाकर Q1, Q2, Q3 यहां से भागा तो Q चार्ज भागा, वो Q चार्ज दौड़ते दौड़ते वापस ऐसे आ गया। फिर ना फाइनली आप जानते हो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ से V बढ़ेगा, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल V एंड यहाँ का पोटेंशियल V। यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी 0। Q1 की वैल्यू को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि Q1 इज बेसिकली C1 into potential difference, that is V. Q2 can be easily written, Q2 is C2 into potential difference V. Q3 can again be easily written, that is C3V. As you can see that Q1 is to Q3 is basically C1 is to C2 is to C3. इट्स वेरी ऑब्वियस, पोटेंशियल डिफरेंस सबके सेम है तो चार्ज बटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, नॉट दैट टफ। व्हाट इज द नेट चार्ज? तो आप बोलते हैं नेट चार्ज इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। नेट चार्ज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। हम जानते हैं कि इट इज Q by V and Q by V is C1 plus C2 plus C3. Q by V is also known as your C equivalent, and as you can say that कि C equivalent comes out to be C1 plus C2 plus C3. यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वही आ गया है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में था। यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस में सीरीज का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है। चार्जेस कैसे बटेंगे? एज यू सो दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। एक बात और,
एनर्जी स्टोर्ड, इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो आप कहोगे सर इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है हाफ C1V²। इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ C2 पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तीसरे के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। As you are looking at कि U1 is to U2 is to U3 is basically C1 is to C2 is to C3. So the energy stored are directly proportional to capacitances. And if someone asks what is the net energy stored, I could easily say कि net energy stored will be half common. You can say that it is C1 plus C2 plus C3. V square is common and it can be written as half C equivalent into V square. I just mean to say that कि a single capacitor can store the same amount of energy as stored by all these three capacitors collectively. A single capacitor can have the same amount of charge as collected by all these three capacitors. And this is the basic definition of our equivalent capacitance or equivalent capacitor. I hope it's okay. तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई कैपेसिटर्स पैरेलल में हो, यू कैन इजीली से कि हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, हर एक के पास कितना कितना चार्ज जाएगा वो भी निकाल सकते हैं, सारे काम हम बड़े आराम से कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, यू कैन रिमेंबर इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर हैं इस तरह से, इसका कैपेसिटेंस अगर C1, इसका कैपेसिटेंस अगर C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी ऑफ कोर्स C1 प्लस C2। मान लीजिए कि इसके यहां पर चार्ज आया Q, तो इस पर चार्ज आएगा Q1, इस पर चार्ज आएगा Q2। आई कुड इजीली से कि Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q बाई KCL, जितना चार्ज आएगा उतना चाहेगा। दूसरा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q1 बाई C1 इज इक्वल्स टू Q2 बाई C2। इट गिव्स मी Q1 अपॉन Q2 इज बेसिकली C1 अपॉन C2। Now you can say that कि Q1 is two equations, two variables. Q1 is C1 upon C1 plus C2 multiplied by net कितना चार्ज आया है। Q2 is C2 upon C1 plus C2 multiplied by net कितना चार्ज आपके पास आया है। It is very trivial, you can even not remember it. ऐसे ना याद करना चाहो ना भी करो, कोई बहुत इतना बड़ा काम नहीं है ना, ये आपकी मर्जी बड़ा। ठीक, आगे चलता है। नेक्स्ट, एक सवाल करते हैं बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टाइप से सवाल है, आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। सुनिएगा, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है। दिस इज 20 वोल्ट बैटरी, दिस इज 4 ohm, सॉरी दिस इज 4 microfarad, this is 2 microfarad and this one is, let's say, 3 microfarad.
find equivalent capacitance and charge on each capacitor. Find equivalent capacitance and ठीक है, सोचते बेटा पहले तो ये सोचो कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं। आप बोलो सर ये दोनों कैपेसिटर तो पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड, दैट कम्स आउट टू बी 6 माइक्रोफेरेड। ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, ये दोनों आपके सीरीज में। This one is 6 microfarad, this one is your 3 microfarad, and there is a battery of 20 volt, and there is a battery of 20 volt. This 6 microfarad and this 3 microfarad, these are in series. Their equivalent capacitance will be 1 upon C equivalent is 1 by 6 plus 1 by 3. I think that is 80, sorry 6 itself. That is I think 1 plus 2, I think C equivalent is 2 microfarad. It means that a single capacitor of 2 microfarad can store the same amount of charge as stored by all these three, and this 2 microfarad can store the same amount of energy as collectively by all these three. This is 20 volt. Now कितना इस 20 वोल्ट से चार्ज लिया होगा? आप बोलो सर 20 वोल्ट से चार्ज लिया होगा, दिस इनटू दिस, चार्ज नेट लिया होगा 20 वोल्ट इंटू 2 माइक्रोफेरेड, दैट कम्स आउट टू बी 40 माइक्रोकुलम। कुल मिलाकर 40 माइक्रोकुलम चार्ज आया होगा। तो इस प्लेट पर +40, इस प्लेट पर -40, वो 40 भागा भागा यहाँ आया होगा, वो 40 यहाँ पर -40 यहाँ। तो इस पर तो पता लग गया कि यहाँ पर तो 40 माइक्रोकुलम, यहाँ पर -40 माइक्रोकुलम, यहाँ पर कुल मिलाकर 40 माइक्रोकुलम चार्ज आया है। ठीक है, अब ये चार्ज बढ़ जाएगा। आप चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैपेसिटेंस है 1:2 के रेशो में, तो करंट भी बढ़ जाएगा 1:2 के रेशो में। करंट बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। करंट है 1:2 के रेशो में, तो चार्ज भी बढ़ेगा 1:2 के रेशो में। तो इस पर चार्ज आएगा 40/3 और इस पर चार्ज आएगा 80/3 माइक्रोकुलम। दिस इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर इतना इतना आपका चार्ज। आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटा सा सवाल और, हालांकि सवाल थोड़ा सा रिपीटेटिव है। ऐसा सवाल हम लोगों ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस में किया था, फिर से कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगना भी नहीं है, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इनफाइनाइट लेडर्स हैं और उसमें कैपेसिटर्स ऐसे लगे हुए हैं। मैं बेटा इसे लेडर्स बोल रहा हूँ, सर्किट की लेडर्स हैं एक तरह से। ऐसे बेटा खूब सारे हैं, मैं तो बनाते बनाते थक गया। ऐसे खूब सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सारे के सारे बेटा सी हैं। ठीक है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2। फाइंड सी इक्विवेलेंट अबाउट 0.12। 0.12 के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों को निकालना है। निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। मान लेते हैं कि 1 और 2 के अबाउट
1 और 2 के अबाउट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है सी इक्विवेलेंट। अच्छी बात है। अच्छा, ऐसी बड़ा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि इन इनफाइनाइट लेटर्स में से मैंने एक लेटर कट कर ली, तो इसको अगर मैं छुपा भी लूंगा तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही दिख रहा होगा जैसे 1 और 2 के अबाउट दिख रहा था। सर वैसे कैसे दिख रहा है, एक कम हो गया। एक कम होने से क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट में से अगर एक कम करोगे तब भी कितने बचेंगे, इनफाइनाइट बचेंगे। तो अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट 3 है और ये वाला पॉइंट अगर 4 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 और 4 के अबाउट भी जो कैपेसिटेंस है वो सी इक्विवेलेंट ही है। तो इन सबको मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक इकलौते कैपेसिटर से, जिसको मैं बोल सकता हूं सी इक्विवेलेंट। एंड आई कैन से कि इफ दिस पॉइंट इज 1, दिस इज सी, 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 और जो बाकी जितने भी हैं मैं उनको एक इकलौते कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज सी इक्विवेलेंट। नाउ आई नो दैट कि दीज टू आर इन पैरेलल, these two are in parallel. I could easily say this is C, this is C, this is C plus C equivalent. बेटा पैरेलल में फॉर्मूला चेंज हो गया। Now I can say that कि कैपेसिटेंस बिटवीन 1 and 2 is basically these three resistances are in series. I could easily say कि 1 upon C about 1 and 2, C about 1 and 2 is also 1 upon C equivalent. It should be equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 upon C plus C equivalent. 1 upon C equivalent is 2 by C plus 1 upon C plus C equivalent. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई। एक बार ज़रा सॉल्व करना है इसको। मेरे पास आ गया 2 टाइम्स सी इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी इंटू सी इक्विवेलेंट, सॉरी, प्लस 2 टाइम्स सी इक्विवेलेंट टू सी माइनस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है बेटा, सॉल्व कर लो कि सी इक्विवेलेंट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बेटा मैंने नेगेटिव वाला साइन इसलिए लिया क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इट गिव्स मी सी इक्विवेलेंट इज माइनस 2c प्लस रूट ऑफ 12 this is your C equivalent, this is your C equivalent। तो इस तरह से हम C equivalent निकाल सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। इस बात पर बेस्ड बेटा आप कुछ सवाल ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज ऑफ कैपेसिटर में एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग सेक्शन ए एंड बी निपटा दो बेटा।
सी भी आप हल्का फुल्का ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसमें आगे जाके सवाल थोड़े से और स्टार्ट हो जाएंगे वीट स्टोन ब्रिज वगैरह के, तो ऐसे ए और बी कर लो एक बार के लिए, इतना काफ़ी, फिर आगे करते हैं।